राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हमारे 30 के दम सीरीज के अंतर्गत इंडियन इकोनॉमी का आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, या फिर देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर लिखे हैं बट इसको बोलना चाहिए। हम लोग जो वीडियो करने वाले हैं वो करने वाले हम लोग प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। प्राइमरी सेक्टर देखिए हमारे पास जो इकोनॉमी होता है ना, उसके 3 सेक्टर मेनली डिसाइड किए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी। इसके अलावा चतुर्थ और पंचम सेक्टर भी हमारे पास है। तो उन पांचों को पहले समझ लेते हैं। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो मेनली इस बात पे रहता है कि जो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका जो संपत्ति का अगर हम लोग मौद्रिक मूल्य की बात करें तो वही प्राइमरी सेक्टर है। जब हम इस प्राइमरी सेक्टर के किसी प्रोडक्ट को अगर हम लोग इसका प्रोसेसिंग कर देते हैं, जब इसका प्रोसेसिंग कर देंगे ना, तो फिर हमारे पास जो नए प्रोडक्ट बनेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन, ये सब के बाद जो हमारे पास जो सेक्टर आएगा जिसको हम लोग मौद्रिक मूल्य हम लोग निर्धारित कर सकेंगे, वो हमारा सेकेंडरी या फिर द्वितीय क्षेत्रक होगा। और जब हम इन द्वितीय क्षेत्रकों का या फिर प्राइमरी क्षेत्रकों का जब हम लोग सर्विस देना स्टार्ट कर दें, उनका जब सेवा देना स्टार्ट कर दें, मतलब उनको कहीं तक पहुंचाएं, उसका सर्विस दें हम लोग, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस का प्रोसेसिंग से बनेगा हमारा सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, और उस सेक्टर को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। और जब इनका हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डोमेस्टिक हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे हो जाए, या फिर हम लोग किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हें सुविधा दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्रक या फिर तृतीय क्षेत्रक। तो सर्विस सेक्टर को हम लोग तृतीय क्षेत्रक बोलते हैं। मुख्यतः हम इन तीनों को ही मानते हैं। चौथा क्षेत्रक होता है कि हमारी बुद्धिमत्ता जो है, हमारा इंटेलिजेंस जो लेवल है, उसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो उसको हम लोग चतुर्थ क्षेत्रक में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर पंचम क्षेत्रक आता है। पंचम क्षेत्रक इस बात को इंडिकेट करता है कि जिस इकोनॉमी की बात चल रही है वहां पर कितने अच्छे से चीजों को मैनेज किया जा रहा है, वहां पर सुशासन की बात की जाती है। सुशासन के लेवल के आधार पे पंचम क्षेत्रक अच्छा है या बुरा है, उस क्षेत्र का, उस देश का निर्धारित किया जाता है। तो ये हमारे 5 क्षेत्रक हैं हमारी अर्थव्यवस्था के। अब हम एग्रीकल्चर में आए हैं। एग्रीकल्चर क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास मिट्टी है, मिट्टी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। अब इस नेचुरल रिसोर्सेस में अगर हम लोग वहां पर अगर हम लोग खेती कर रहे हैं, या फिर अगर हम लोग के पास नेचुरली अगर कहीं पर फल वल के बागान हैं, उन सब से अगर हम लोग फल तोड़ के ला रहे हैं, तो वो भी हमारे पास, तो वो हमारे पूरा का पूरा ऐसा पार्ट जो हमारे नेचुरल रिसोर्स से मिला है, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसका एक पार्ट है। एग्रीकल्चर पूरा का पूरा हमारा प्राइमरी सेक्टर है ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेक्टर एक है, उसमें से, ठीक है, जितने भी प्राइमरी सेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उसमें से एक सेक्शन जो है वो है हमारे पास एग्रीकल्चर। अगर हम लोग एक और सेक्शन की बात करें तो वहां पर हम लोग को मिल जाएगा हमारे पास खनन उत्खनन। खनन कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, तो देखिए खनन से क्या मिलेगा, खनन और उत्खनन दो अलग अलग चीज है। जब हम लोग खनन की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जैसे कोयला हो गया, या फिर हमारे पास कोई और मिनरल हो गया, बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, ये सब को हम लोग निकाल रहे हैं, वो हमारा खनन हो गया। लेकिन जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग पूरा पूरा खोदना नहीं होता, हम लोग वहां पर बुलडोजर लगा के, हम लोग वहां पर जेसीबी लगा के हम लोग वहां पर खुदाई नहीं करते। वहां पर हम लोग लेयर बाय लेयर वहां पर एकदम साइंटिफिक स्टडी के तौर पे हम लोग धीरे धीरे वहां पर एक्सकेवेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग उत्खनन। तो खनन और उत्खनन ये दो अलग अलग चीज है। तो ये भी हमारे प्राइमरी सेक्टर का ही पार्ट है। अगर ये पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्टर को डिनोट कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट है एग्रीकल्चर, और उसमें एक और पार्ट आता है खनन उत्खनन। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हिस्सा किसका है, एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का हिस्सा सबसे ज्यादा है, और उसमें भी अगर हम ये बात करें, ये अगर हिस्सेदारी के आधार पे देखा जाए तो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर हम लोग यहाँ पर रोजगार किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर के किस सेगमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, अगर इस बात की बात करें तो वो भी हम लोग को एग्रीकल्चर में ही दिखाई देगा। अगर हम लोग एक और बात करें कि यहाँ पर पूरे के पूरे प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है अगर बोला जाए, तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मिलेगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास काम करने के लिए एक जगह, कोई भी एक जगह में या फिर कोई भी एक सेक्शन में काम करने के लिए जितने वर्कर चाहिए उससे ज्यादा वर्कर है वहां पे, और प्रोडक्टिविटी हम लोग को सेम मिल रही है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं इस टाइप का जो एक्स्ट्रा लोग वहां पर जो इन्वॉल्व हैं वो सब के सब क्या है, अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन वहां पर हम लोग को जो हमारे ऑफिशियल तौर पे हम लोग उसको बताना पड़ता है कि वहां पर वो एम्प्लॉय पर्सन है, एम्प्लॉयड है वो।
लेकिन फिर भी वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो हमारे पास पैटर्न दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? अभी मैं बताया एग्रीकल्चर तो है, खनन भी है, उत्खनन भी है, ट्रैक्टरों का निर्माण और मछली पकड़ना, मछली पालन। ठीक है, तो फिशिंग ये भी हमारे प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि देखो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, अगर मछली को हम लोग पाल रहे हैं वो अलग चीज है, वो भी हमारे, क्योंकि जैसे हम लोग खेती कर सकते हैं, हम लोग अपने से खेती कर सकते हैं, नेचुरली भी वहां पर भगवान हम लोग के लिए तो चीजों को उगाए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे नेचुरली डायरेक्ट मिल रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रैक्टरों का निर्माण की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स की बात करें, तो ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है, भगवान ट्रैक्टर बना के दे दिए ऐसा नहीं है, हम लोग बनाए ट्रैक्टर को, तो फिर जो हम बनाएंगे वो हमारा सेकेंडरी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइमरी सेक्टर को आमतौर पर इन नामों से भी जाना जाता है, किस और नाम से जानते हैं प्राइमरी सेक्टर को? सर्विस सेक्टर नहीं, ये हमारा क्या है, तृतीय क्षेत्र का टर्शरी सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ये बोलते हैं भाई। नॉलेज सेक्टर ये हमारा क्या है, नॉलेज सेक्टर क्या है हमारे पास, फोर्थ सेक्टर है, चतुर्थक हमारा सेक्टर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई नया सामान बनाते हैं तो यह किस सेक्टर में आता है? प्राकृतिक का यूज किया, मैं बताया प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा हमारे पास, जो हमारे प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो नेचुरल रिसोर्स है वो सब है, उसमें जब हम लोग वहां पर क्या कर दिया, हम लोग उसमें प्रोसेसिंग कर दिए, प्रोसेसिंग से बना हमारे पास जो प्रोडक्ट वो कौन सा होगा, हमारा सेकेंडरी का होगा। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी और पब्लिक, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी सेक्टर। हम लोग एक और वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग पूरे के पूरे सेकेंडरी सेक्टर को वो करेंगे, पूरा उसका क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, फिर एक तो टर्शरी का पूरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा सब सेक्टर है? मैं स्टार्टिंग में ही बताया, सबसे बड़ा प्राइमरी सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, खनन और उत्खनन, वानिकी और लॉगिंग, कृषि और मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्टर की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता, तो यहाँ पर हमारे पास 4 विशेषताओं के बारे में दिया हुआ है, कौन सा सही है बोलते हैं। यह कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है। इट ट्रांसफर्स रॉ मटेरियल इनटू फिशिंग गुड्स, ये तो हमारे सेकेंडरी का पार्ट है, सेकेंडरी में होता है। यह बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा है, थर्ड या फिर टर्शरी सेक्टर। इनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग शामिल है, हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी पार्ट, मतलब हमारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा देख लेते हैं, इसके लिए केवल उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ये किस चीज को बोल रहे हैं भाई, हमारे चतुर्थ क्षेत्र को बोल रहे हैं। और पंचम क्षेत्र में क्या हो जाएगा, हमारा सुशासन की बात अगर बोल देता है यहाँ पर, तो फिर वो पंचम क्षेत्र का पार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारे पास, 2024-25 तक भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? सबसे ज्यादा रोजगार, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। तो देखिए अगर हम लोग डिमांड की बात करें ना, अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि डिमांड सबसे ज्यादा किस फील्ड में है, तो वो हमारे पास डेटा एनालिटिक्स के लिए। तो डेटा एनालिटिक्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांड है, और वो उसका संबंध किससे, डेटा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो हमारा राइट आंसर तब के केस में हमारा ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा अभी कौन दे रहा है रोजगार, तो उसमें आएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है हमारे पास, भारत के वर्कफोर्स का लगभग कितना प्रतिशत अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम करता है? प्राइमरी सेक्टर में अभी भी कौन काम कर रहा है? देखिए अगर हमारे पास एग्रीकल्चर की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पर हमारे पास एग्जैक्ट एक डेटा है, सॉरी हमारे पास डेटा रहता है 56, 60, 70 समथिंग ऐसा हमारे पास रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर का बता रहे हैं। अगर हम लोग प्राइमरी की बात करते हैं तो वहां पर खनन उत्खनन भी आ गए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में देखते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो पहला ऑप्शन 15 से 20%, तो ये तो नहीं है, 25 to 30 भी नहीं है, एक ऑप्शन हमारे पास सी और एक हमारे पास डी।
इसको जानबूझ के ऐसा रखा हूं मैं ताकि आप लोग ऑप्शन कैसे चूज करना है उस चीज को समझ पाए। हमारे पास 43 to 45% है और एक दिया है हमारे पास 70 to 75%। 70% बहुत ज्यादा है जितने मात्रक में अभी वर्तमान में तो वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो अभी के लिए ये वाला आंसर तो नहीं है। अब क्या रहता है, कई सारे जगह हमारे पास ना अलग अलग डेटा आता है, जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट का भी डेटा आएगा, कुछ कुछ रहेगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट का भी हमारा डेटा हम लोग देखते हैं। तो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखते हैं तो राइट आंसर हमारा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी 43 to 45% होगा। और ये डेटा चेंज होता रहता है। होप सो आप लोग के एग्जाम से पहले अगर, क्योंकि नया साल है तो नए साल में अगर स्टार्टिंग में कोई डेटा आ जाता है, मान के चलिए 15 जनवरी तक का अगर कोई डेटा अपने पास ऐसा कुछ अवेलेबल है जिसका संबंध इससे है, तो वो वाले डेटा को प्रेफर करेंगे। तब तक एग्जैक्ट डेटा मैं यहाँ पर अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है कुल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा आमतौर पर घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या फिर शून्य हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब जब जैसे ही हम लोग ना, जैसे हम लोग अंडर डेवलप्ड हैं, अगर हम लोग एक सीक्वेंस की बात करें, अगर कोई कंट्री अंडर डेवलप्ड है, अविकसित है, तो वो क्या होगी, पहले विकासशील, डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग हमारे पास इकोनॉमी बनेगी, डेवलपिंग के बाद में फिर वो डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी। ये सीक्वेंस है, एक नॉर्मल सीक्वेंस है, जनरल सीक्वेंस है। तो जब हम लोग देखते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की कमी दिखाई देती है हमको, तो वहां पर के लोग आमतौर पर क्या कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर किसी और प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, जैसे हमारे यहाँ, हमारा इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री में है, डेवलपिंग स्टेज में है, तो हमारे यहाँ अभी भी वर्तमान में भी देखते हैं पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्शन में लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है। अगर यहाँ पर हमारी संख्या कम होती जाएगी तो किसकी वृद्धि होगी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी की जो संख्या है उनके यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर ग्रोथ दिखाई देता है। अगर हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी में जाएं तो एग्रीकल्चर का जो संख्या है ना वो लगातार यहाँ पर अंडर डेवलप्ड से डेवलप की कैटेगरी में एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोगों की संख्या या फिर प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व लोगों की संख्या में लगातार हम लोग को कमी देखने को मिलती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कम हम लोग को किसान मिलेंगे, और जो किसान मिलेंगे बड़े बड़े किसान मिलेंगे, बहुत बड़ा मतलब हजारों एकड़ का जमीन रहता है वैसे वाले मिलेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर, अगर हम लोग ऐसे बात करें अंडर डेवलप्ड से अगर हम लोग डेवलप्ड कंट्री के साइड जाते हैं तो प्राइमरी जो सेक्टर है उसकी संख्या क्या होती है, लगातार कम होती जाती है। और अगर हम लोग बात करें कि टर्शरी सेक्टर का रिलेशन क्या है, हमारी टर्शरी सेक्टर का क्या होगा, लगातार जैसे जैसे हम लोग अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की ओर जाएंगे हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर या फिर हमारा टर्शरी सेक्टर है उसका योगदान लगातार लगातार बढ़ते जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग के पास। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या होता है, कम होते जाता है, घटते जाता है। अगला क्वेश्चन, 2024-25 में भारत के ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में प्राइमरी सेक्टर का अनुमानित योगदान कितना था। जीवीए में पूछ रहे हैं भाई, तो हमारे प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना था, तो 19.7% ये हमारा योगदान था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पिछले साल सुस्त रहने के बाद, ठीक है, सुस्त रहने के बाद ये वो वाला सुस्त नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक जो क्या बोलते हैं स्लो डाउन है उसको बोल रहे हैं। 2024-25 में किस सेक्टर में लगभग 3.8 से 4.4% की ग्रोथ हम लोग को दिखाई दी। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात बोल रहे हैं क्या। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन ना दो टाइप से पूछता है। अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछना रहता है ना तो पूछ देता है कि भैया बताइए एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कितना % है, पहले पूछता था ऐसे, एग्रीकल्चर का कितना है, सेकेंडरी का मैन्युफैक्चरिंग का पूछ देता है, टर्शरी सेक्टर का योगदान कितना है, ऐसे करके पहले % पूछता था। अब बोल रहा है कि देखो ऐसा है डेटा ना, कुछ ग्रोथ जो है ना हम लोग को इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अब आप बताओ कि ये कौन से सेक्टर का ग्रोथ है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डायनामिक होकर पढ़ना पड़ेगा, पुराना हिस्ट्री को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सर्विसेज, कृषि और कंस्ट्रक्शन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। प्राइमरी सेक्टर में हम लोग को ये एग्जैक्ट डेटा हम लोग को चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अगला क्वेश्चन, भारत में किस क्रांति का उद्देश्य या मकसद दूध उत्पादन को बढ़ाना था? इसके लिए अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, क्योंकि मिल्क में बहुत सारे प्रोटीन उपस्थित होते हैं, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, और वहाँ पर खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग को लोगों को सिर्फ खाना पिलाना बस काफ़ी नहीं है, वो लोग को सशक्त करना ज़रूरी है, उनके शरीर को स्फूर्ति वाला होना ज़रूरी है। ऐसे करके तो हमको यहाँ उन तक मिल्क की पहुँच बनानी पड़ेगी। तो मिल्क तक पहुँच बनाएंगे तो उसके लिए मिल्क क्या रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। और इसी के लिए ऑपरेशन जो चलाया गया था वो है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और इसके लिए जो क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा योगदान जिनका माना जाता है वो है हमारे वर्गीस कुरियन। जैसे अगर हम लोग देखते हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में जो स्टेटस हमारे MS स्वामीनाथन जी का है, वही स्टेटस हमारे जो व्हाइट रेवोल्यूशन है उसमें हमारे वर्गीस कुरियन जी का है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत वर्तमान में दुनिया में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? गेहूं, चावल, दूध, मक्का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध। ऐसा लगेगा हम लोग तो भात वो बहुत खाते हैं, चावल बहुत खाते हैं, तो चावल है क्या? नहीं, चावल के प्रोडक्शन में चाइना सबसे आगे है, गेहूं के प्रोडक्शन में हमारा रशिया सबसे आगे है, मक्के के प्रोडक्शन में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सबसे ज्यादा आगे है। और इसके लिए एक हिंट दे दूं, ये वही कंट्री है जिसके कॉन्टिनेंट में USA है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर क्रांति, ठीक है, गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से? किसके उत्पादन में वृद्धि से? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन अलग है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन अलग है। तो गोल्डन फाइबर, तो हमारे पास गोल्ड दिया है, जूट दिया है, शहद दिया है, कपास दिया है, गोल्ड, जूट, हनी और कॉटन। तो गोल्डन फाइबर हम लोग बोलते हैं हमारे जूट को, हमारे, ठीक है, जूट को बोलते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करें हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र जूट मिल है, वो कहाँ है बताइए, और किस वर्ष उसको स्थापित किया था? ऑप्शन में हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में बहुत चर्चा की है हम लोग ऑलरेडी। जब लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होते, जब जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, जब मंदी के दौरान लोगों की नौकरियां चली जाती है, जब मजदूर बहुत कुशल होते हैं लेकिन उन्हें कम सैलरी मिलती है। और क्योंकि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन देख चुके हैं तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इजी है इसलिए आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन, बागवानी और शहद उत्पादन किससे जुड़े हैं? ठीक है, बागवानी जो हमारा हॉर्टिकल्चर है और हनी का प्रोडक्शन है, इन दोनों को कौन सा रेवोल्यूशन के पार्ट के अंडर माना जाता है? तो ग्रे रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन और राउंड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास देख लेते हैं ग्रे रेवोल्यूशन। जो ग्रे रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध हमारे जो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन से है। सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिल्वर रेवोल्यूशन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? और यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? गोल्डन रेवोल्यूशन या फिर स्वर्ण क्रांति या फिर गोल्डन क्रांति। क्यों? अब यहाँ पर कलर का हम लोग देखते हैं, हमारा शायद कौन सा कलर का रहता है? गोल्डन कलर का रहता है। बागवानी, ठीक है, बागवानी के चलो वहां पर कुछ छोड़ देते हैं, जो हमारे पास शहद के उत्पादन को हम लोग समझ लेते हैं। एक बात और, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट से और गोल्डन रेवोल्यूशन शहद से। अगर सिर्फ शहद बोल दिया तो भी गोल्डन आएगा, सिर्फ बागवानी बोल दिया तो भी गोल्डन आएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी, पपड़ी मतलब ये हमारा क्रस्ट की बात कर रहा है, परपटी, भू परपटी बोलते हैं इसको। भू परपटी से खनिज और जीवाश्म ईंधन निकालने को कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? तो उत्खनन, ठीक है, क्वेरिंग, इसको मैं बताया था कि ये क्या होता है, उत्खनन क्या होता है? जब हम एक सिस्टमैटिक वे में, एक साइंटिफिक वे में कहीं का खुदाई करते हैं। जैसे अगर हम लोग को मिल गया डायनासोर का फॉसिल मिल गया, हम लोग को पता चल गया कि ये डायनासोर का फॉसिल है, तो हम लोग वहां पर जेसीबी तो न मंगाएंगे, हम लोग वहां पर धीरे धीरे साफ करेंगे, कहीं हड्डी ना टूट जाए उसका। तो हम उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग उत्खनन या फिर क्वेरिंग। परिष्करण, रिफाइनिंग, ये नहीं होगा। खनन, परिष्करण या फिर रिफाइनिंग क्या होता है? जो हमारे पास पहले से ही हमारे पास मिनरल हम लोग निकाल चुके हैं। जैसे अगर हम लोग क्रूड ऑयल निकाल लिए, क्रूड ऑयल से ही हम लोग डीजल बनाएंगे, उसी से हम लोग पेट्रोल बनाएंगे, तो और पेट्रोकेमिकल जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन सबको बनाएंगे। तो इन सबको बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो है हमारे पास रिफाइनिंग या फिर परिष्करण। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग परिष्करण।
खनन, ये खुदाई करना, यही हमारा खनन, यही हमारा राइट आंसर होगा। और जो प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है, वो इसका पार्ट नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन को निकालने के लिए उसको नहीं बोलते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्वाकल्चर किसकी खेती है? ठीक है, किसकी खेती को बोलते हैं एक्वाकल्चर? एक्वाकल्चर इज अ फार्मिंग ऑफ जंगल के पेड़, फॉरेस्ट ट्रीज, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिश एंड स्ट्रीम्स, सिल्क वॉर्म्स, या फिर मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, तो हमारे पास रेशम के कीड़े उत्पादन के लिए नहीं है, औषधि नहीं है। एक्वा आ गया ना, एक्वा का संबंध जल से होता है। जल से संबंध किसका है? मछली का। मछली जल की रानी है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य लौह अयस्क और कोयले जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक है? लौह अयस्क का भी उत्पादक है और कोयले का भी। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर एक से ज्यादा फैक्ट की बात करें, तो हम लोग को ना यहाँ पर ऑप्शन से एलिमिनेट करने का एलिमिनेशन मेथड हम लोग को पता रहना चाहिए। जैसे हम लोग केरल की बात करें, तो केरल में हम लोग कोयले का उत्पादन के बारे में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हमारे पास कोई एरिया वहां पर है नहीं, ना हमारे पास लॉ से रिलेटेड है। अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कुछ मात्रा में हमारे पास कोल और यहाँ हमारे पास ये मिलता है, अयस्क मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, लेकिन बड़े मात्रा में नहीं होता है। दिल्ली तो हमारा कैपिटल, यहाँ से भी नहीं निकलता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऑप्शन एक होता है झारखंड, एक ऑप्शन होता है हमारे पास छत्तीसगढ़, तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फिर हमारे पास ना फिर ये देखना रह जाता कि इन तीनों में सबसे बेस्ट नंबर पे, सबसे टॉप में कौन है। और जब यहाँ पर दो रहता है ना, जैसे हमारे पास लॉ अयस्क भी बोल दिया और कोयला भी बोल दिया, तो इस केस में ना इस टाइप का कंफ्यूजिंग हमारे पास ऑप्शन जनरली तो नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वानिकी में निम्नलिखित का प्रबंधन और कटाई शामिल है। वानिकी में क्या क्या चीज का प्रबंधन कर रहे हैं और कटाई कर रहे हैं? खेत की फसलें कटाई कर रही है, वानिकी का पार्ट नहीं है, तो एग्रीकल्चर का पार्ट है। पशुधन कटाई नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ और मत सोचिए। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, लकड़ी और गैर लकड़ी वन उत्पाद। ठीक है, लकड़ी का और गैर लकड़ी, ठीक है, टिम्बर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उन उत्पादों को हम लोग शामिल करते हैं वानिकी में। अब बात आती है हमारे पास गैर लकड़ी वनोत्पाद क्या होता है? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे अगर हम लोग महुआ को बीन रहे हैं, एक ये हो सकता है। अगर हम लोग तेंदू पत्ता बीन रहे हैं तो ये भी हो सकता है। खैर, ठीक है, जो हम लोग कत्था बनाने का काम आता है, तो खैरवार जनजाति जो है, खैरवार ट्राइब जो है, वो इस खैर का वो क्या बोलते हैं, संशोधन बोल रहा हूँ, प्रसंस्करण का कार्य करती है और उसी से बनाती है कत्था, जिसको पान में लगा के खाते हैं। तो ये सब कहाँ से मिल रहा है? ये भी वन से मिल रहा है, ये भी वनोत्पाद है। जो वन से मिल रहा है वो सारा का सारा वनोत्पाद है, लेकिन ये ऐसा उत्पाद है जिसमें लकड़ी नहीं है, तो वो उसको बोलेंगे हम लोग गैर लकड़ी या फिर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गैर लकड़ी वनोत्पाद NTFP के संग्रह में शामिल है। ठीक है, हमारे पास नॉन टिम्बर में क्या शामिल है? कोयला और पेट्रोलियम, शहद, राल, औषधीय जड़ बूटियां, ठीक है, रेजिन, हनी, मेडिसिनल हर्ब्स। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। जैसा कि मैं बताया, ये जैसे शहद, मधुमक्खी छत्ता बनाएगी, वैसे तो इधर उधर शहर में भी बनाती है, लेकिन मेनली अगर हम लोग बात करें कि वनों से हम लोग को प्राप्त होता है, तो वहां पर हम लोग को शहद मिल जाएगा, हम लोग को राल मिल जाएगा, बहुत सारी औषधि जड़ी बूटियां मिल जाएंगी। तो ये सारे के सारे हमारे राइट आंसर में आएंगे। अब एक बात और है कि अगर हम लोग स्टील और लोहे की बात करें, स्टील या फिर लोहा, तो स्टील को तो छोड़ो, हम लोग का जो आयरन ओर है वो तो हम लोग को जंगलों में मिलता है, लेकिन वो अंदर मिलता है, उसको निकालना पड़ता है, तो उसको हम लोग इसमें, भले वो जंगल के एरिया में प्राप्त हो सकता है, लेकिन जब तक उस एरिया को हम लोग माइनिंग एरिया घोषित नहीं करते तब तक हम लोग उसको इस कैटेगरी में नहीं डालेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, भारतीय कृषि में कम उत्पादकता का मुख्य कारण क्या है? हमारे यहाँ जो एरिया तो बहुत है, ठीक है, किसान बहुत हैं, लेकिन उत्पादन जिस लेवल पे किया जा सकता है उस लेवल पे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो उसके ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। बड़ी जमीनें, ये तो नहीं है भाई। हमारे यहाँ जो जमीन है ना, छोटी छोटी उसमें बटा हुआ है, ठीक है, हमारे यहाँ छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। तो हमारे यहाँ जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा एक आदमी का जमीन इतना बड़ा था, उसमें अब क्या हुए, तीन बेटे हैं उनके, तो एक एरिया इसको मिलेगा, एक एरिया इसको मिलेगा, एक एरिया इसको मिलेगा, ऐसे तीन अलग अलग भाग में बांट दिए।
अब मान लेते हैं एक एक के अगर दो दो बच्चे हो गए, मान लेते हैं ये वाला जो पर्सन है जिसको ये वाला एरिया मिला है उसके दो बच्चे हुए, तो जब वो बंटवारा करेगा तो ये वाला एरिया एक को मिलेगा और ये वाला एरिया दूसरे पर्सन को मिलेगा, दूसरे बच्चे को मिलेगा। और अगर मान लेते हैं इस एक आदमी के भी दो बच्चे हो गए तो एक को ये वाला क्षेत्र मिलेगा, एक को ये क्षेत्र मिलेगा। और क्योंकि ये लगातार वंशानुगत ये चला आ रहा है ये प्रोसेस, इस नाम से जो हमारे पास बड़े बड़े खेत हैं वो छोटे छोटे खेतों में बट गए। अगर छोटे छोटे खेतों में बट जाएंगे तो हम लोग जितना हम लोग को प्रोडक्शन किया जा सकता है उतना नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग का ये एक प्रमुख कारण है, कम उत्पादकता का एक प्रमुख कारण छोटी जमीनें हैं, बड़ी जमीनें नहीं है। अगला बोल रहा है बिखरी और छोटी जमीनें, यही हमारा राइट आंसर है। बाकियों को भी देख लेते हैं। आधुनिक मशीनों की अधिकता एक्सेस ऑफ मॉडर्न मशीन्स, एक्सेस नहीं है, हमारे पास मॉडर्न मशीन यूज करना स्टार्ट किए हैं लेकिन अधिकता में नहीं कर रहे हैं, जो कि हम लोग को करना चाहिए। चौथा बोल रहे हैं मजदूरों की कमी, तो मजदूर पर्याप्त मात्रा में, देखिए अभी स्टेटस थोड़ा सा चेंज हुआ है बहुत सारे एरिया में, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया में अभी भी ये स्टेटस है कि लोगों के पास मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब लोग यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हैं काम करने के लिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास ज्यादातर भारतीय किसान सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से किस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। हमारे किसान किस पे निर्भर है? ड्रिप सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, मानसून की बारिश, मानसून रेन, विलवणीकरण संयंत्र, डीसैलिनाइजेशन प्लांट और परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर का किसानों से क्या संबंध? हालांकि संबंध एक तरह से ये है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर प्रोड्यूस होगा वो वहां पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली सिंचाई हमारे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सिंचाई के लिए पूछ रहा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मानसून। मानसून पे हमारे किसान जो है सबसे ज्यादा आश्रित हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ई नाम पोर्टल। ई नाम पोर्टल, ठीक है, ई नाम पोर्टल, ये ई नाम पोर्टल के बारे में समझिए। ई नाम, जहां पर भी ई है उसका मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करने वाले। नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे हमारे पास अगर हम लोग फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट में हमारे पास अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो है हम लोग को, जैसे हम लोग सर्च करते हैं हम लोग को मिल जाते हैं। तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है, जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल को सैमसंग भी बना रहे हैं, नोकिया भी बना रहा है, ठीक है, आईफोन भी बना रहा है, रेडमी भी बना रहा है, ओप्पो भी बना रहा है, तो ऐसे मोटोरोला भी बना रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है मोबाइल, उसके इतने सारे अलग अलग प्रोड्यूसर मिल गए। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये इस बात के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है कि देश के अलग अलग भाग में जो किसान अपना प्रोडक्ट उत्पादित कर रहे हैं उसको एक जगह पे एक नेशनल मार्केट में बेच सके। उसी के लिए ई नाम पोर्टल का मतलब निर्माण किया गया है। तो ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया है? डिजिटल शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन, दूसरा बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो हमारा राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, खनन लाइसेंसिंग, मछली पकड़ने के परमिट इस नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किन इन कारणों से प्राइमरी सेक्टर के लिए खतरा पैदा करता है? किन कारणों से पैदा कर रहा है भाई? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना, ऐसा तो कुछ नहीं है। अनियमित बारिश और खराब मौसम की घटनाएं ये सही है, हमारा ऑप्शन है। और कम कॉर्पोरेट टैक्स, शहरीकरण, ये सब इसका रीजन नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब देखिए क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है? जब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात होती है, ये एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है और ये लंबे समय तक जब सेम पैटर्न चलता है ना तो उसी को बोलते हैं उस क्षेत्र की जलवायु। तो भारत की जलवायु कुछ ऐसी है। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा जलवायु है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है उस एरिया में हम लोग को चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तब वहां पर उसको बोलेंगे हम लोग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। पूरे के पूरे क्षेत्र की जलवायु जो है लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट पड़ रही है जिसपे, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? क्लाइमेट चेंज। और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जो अगर हम लोग का शरीर जो हमारे हमारे पूरे के पूरे अर्थ के बायोम का जो ताप है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो लगातार हाई होते जा रहे हैं, इसी को ही बोलते हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग। अगर इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो हम लोग जनरली ध्यान नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहूंगा आपका। जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें मैक्सिमम रेप्टाइल्स ऐसे
ऐसे अंडे पैदा करते हैं जो सिचुएशन और ताप के आधार पे बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब अंडा जब वो लोग दे रहे हैं, जैसे कछुआ हम लोग ले लेते हैं, हमारे पास एक ले लेते हैं ऑलिव रिडले टर्टल, जब वो इंडिया भी आता है, इंडिया में उड़ीसा में आता है और रहता कहाँ है, बेसिकली वो रहता है मैक्सिको में। उतना दूर से यहाँ पर क्यों आ रहा है, अंतर समझिए। क्या होता है, हमारे इंडिया की जो जलवायु है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी है, गर्मी के कारण ना इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जहां पर गर्मी रहेगा, अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है तो वहां पर अंडे से फीमेल निकलती है, और अगर टेम्परेचर कम है तो वहां पर अंडे से मेल निकलेगा। ये सिस्टम है, ये रेप्टाइल्स का नेचर है। रेप्टाइल्स ऐसे ही बच्चों को जन्म देते हैं। और अगर हमारे पास मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते जहां पर ठंडी रहती है वहां पर भी अगर गर्मी होनी स्टार्ट हो जाए, तब तो फिर समस्या है, हर जगह फीमेल ही फीमेल पैदा होगी, मेल पैदा नहीं होगा। अगर मेल पैदा नहीं होगा तो वो स्पीशीज आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है, जिसपे ध्यान देने की जरूरत है। तो ग्लोबल वार्मिंग इस नाम से भी कम करने की जरूरत है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी स्कीम किसानों को उनकी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी देती है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, पीएम किसान, एमएसपी, मनरेगा और पीएम जनधन। तो हमारे पास क्या है, एमएसपी। एमएसपी को समझते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता था पहले कि ना, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो लोग अनाज का बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग क्या करते थे, अगर कोई जो चावल है या फिर कोई धान चावल जो भी है, उसको वो 100 रुपए किलो में अगर कोई किसान, उस एक किसान को ना एक सही रेट जो मिलता है ना, 100 रुपए किलो पड़ता, एक सही रेट रहता। लेकिन ना जो दुकानदार है ना, या फिर जो बिजनेसमैन है, जो मंडी में जो वहां पर बोलते हैं दलाल जो बैठते हैं, वो बोलते हैं, वो अपना मुनाफा ज्यादा कमाने के लिए बोलते हैं कि नहीं, ये 100 रुपए किलो के लायक नहीं है, क्योंकि आपके चावल में ये समस्याएं हैं, आपका चावल छोटा है, आपका चावल में कीड़े हैं, आपके चावल में क्या बोलते हैं, गोटी मिट्टी ज्यादा है, ऐसे करके। तो वो बोलता है कि भैया आपका ना 100 रुपए किलो का नहीं है, मैं 80 रुपए किलो में ले सकता हूँ, लेना हो तो लो, नहीं तो फिर मत लो, मतलब बेचना हो तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। ऐसे में किसान फंस गया। अब वो क्या करेगा, दूसरे किसी दुकानदार के पास जाएगा। ये लोग सबके सब अपना 60 बना के रखे, कोई 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है, कोई 90 बोल रहा है। तो किसान ऐसे ही परेशान हो गया। तो उसको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, अब 100 नहीं मिल रहा तो कम से कम इतने मिल जाए। लेकिन इससे फायदा हो गया दुकानदार को, लेकिन किसान को तो नुकसान हो गया। गवर्नमेंट बोलती है ऐसे नुकसान से बचाने के लिए ना, मैं एक बेस रेट रेडी कर देता हूँ, इसी को बोलते हैं हमारे पास एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि आपको इतना तो प्राइस रखना ही पड़ेगा, इससे कम प्राइस में आप नहीं खरीद सकते। और किसान के पास ये अधिकार मिल गया कि वो इससे ऊपर में ही बेचेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी। ठीक है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी हो गया। तो हमारा राइट आंसर यही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला है प्रिसेशन फार्मिंग। प्रिसेशन फार्मिंग का उपयोग क्या, मतलब क्या, ठीक है, का उपयोग शामिल है, क्या है? केवल पुराने औजार संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए जीपीएस और आईओटी का जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, केवल जैविक खाद बिना किसी औजार के हाथ से काम। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये होता क्या है, प्रिसेशन फार्मिंग क्या होता है, आप जब टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो फिर उसी को बोलेंगे हम लोग प्रिसेशन फार्मिंग। तो इसमें क्या करते हैं, देखो आईओटी, एक तो जीपीएस है, जीपीएस का यूज करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया किस फसल के लिए बेस्ट होगा, तो उसको उस फसल को उसी एरिया में बोएंगे। और जो आईओटी है, इंफॉर्मेशन, ये क्या है हमारे पास, आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, जब हम लोग इंटरनेट से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट कर दिए। जैसे हम लोग कनेक्ट कर दिए कि स्प्रिंकलर जो है, हमारे स्प्रिंकलर क्या होता है, जिससे हमारा पानी निकलता है, ठीक है, ऐसे करके आप लोग देखे ही होंगे, गोल गोल घूमते रहते हैं और वहां पर सिंचाई यहाँ पर से होती रहती है, ये होता है हमारा स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर का टाइम हम लोग सेट कर दिए 9 बजे से 10 बजे तक, 1 घंटे तक चलेगा डेली इतने टाइम। उसके बाद में फिर मान लेते हैं धूप तेज हो जाता है, तो हम लोग वहां पर सिस्टम ये सेट कर दिए हैं कि क्या बोलते हैं, हीट को क्या बोलते हैं, कम रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोम बना देंगे। तो उस डोम के लिए रोज हम लोग को आदमी नहीं रखना पड़ेगा कि आदमी उसको क्या बोलते हैं पूरा का पूरा ऐसे वापस से छाएगा। तो वहां पर ना एक टाइम सेट कर दिए कि हमारे पास ना 1 से लेके 3 बजे तक बहुत तेज धूप रहता है, तो हम लोग उस टाइम के लिए सेट कर दिए हैं। तो जैसे ही 1 बजेगा
वो जो शेड रहेगा ना, जैसे हम लोग क्या करके रखें, ऐसे शेड बना के रखें, यहाँ पर हम लोग ये फोल्डेड फॉर्म में है, यहाँ पर हम लोग खेती किए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग वहाँ पर जैसे ही 1 बजा, ये क्या होगा, ये जो शीट है ना ऐसे नीचे चल देगा और ये पूरे के पूरे जितने एरिया में हम लोग खेती कर रहे हैं ना उतने एरिया को ढक देगा। तो ऐसे में जो धूप का ज़्यादा तेज रोशनी है ना वो यहाँ पर नहीं पड़ पाएगा, तो फिर हमारे जो फसल है उससे सुरक्षित रहेंगे। 3 बजे वापस से बंद हो जाए, ये खुल जाएगा, जैसे ये बंद हो चुका है वो वापस से खुल जाएगा। इस टाइप का जो सिस्टम है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ये पॉसिबल हो सका है। तो इसका यूज़ करना प्रिसिशन फार्मिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गहन खेती वाले इलाकों में मिट्टी खराब होने के मुख्य कारण क्या है? मिट्टी खराब होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सब हमारे पास ऑप्शन क्या कहती है, क्रॉप रोटेशन, इससे बेनिफिट होते हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर ऐसे तो यूज़ करने ही नहीं चाहिए, उसके बाद भी कर रहे हैं तो उसका ओवर यूज नहीं होना चाहिए, और फर्टिलाइजर्स का भी पेस्टिसाइड्स का भी दोनों का ही ओवर यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और क्या हमारे पास, पेड़ लगाने से बेनिफिट होगा, जैविक खाद का इस्तेमाल करना, इससे भी बेनिफिट ही है, इसी से नुकसान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। अगला हमारे पास पिंक रेवोल्यूशन, पिंक क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि किसका रिलेशन है, प्याज और मांस, फूल, उर्वरक, अंडे। तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा प्याज और मांस, ठीक है, ऑनियन एंड मीट। तो ऑनियन और मीट जो है उसके प्रोडक्शन से हम लोग को मतलब उसके प्रोडक्शन को हम लोग बढ़ावा देने के लिए हम लोग पिंक रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। अगला है हमारे पास ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू है पानी, तो पानी में कौन रहती है, मछली। तो मछली का जहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, मत्स्य उत्पादन करेंगे, वो हो जाएगा हमारा ब्लू रेवोल्यूशन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नील, इंडिगो डाई, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण, ये भी पानी से रिलेटेड है, लेकिन ये नहीं है भाई, ध्यान रखेंगे। मत्स्य पालन और जलीय कृषि, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? देखिए भाई, फसल जो होती है ना वो 2 टाइप की होती है। फसल जो होती है, क्रॉप जो होती है, 2 टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग नगदी या फिर कैश क्रॉप्स, और एक को बोलते हैं हम लोग अनाज वाली, ठीक है, अन्न वाली, ठीक है, अन्न वाली या फिर खाद्यान्न, फूड क्रॉप्स, खाद्यान्न बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग फूड क्रॉप्स। तो ऐसा क्रॉप जिसको हम लोग खाते हैं वो हमारा फूड क्रॉप है, और जिसको हम लोग बेचने के लिए जनरली यूज होता है, या फिर हम लोग उसको प्रोसेसिंग करने के लिए ही यूज करने वाले हैं, अल्टीमेट पर्पस हमारा प्रोसेसिंग है उसका, तो उसको बोलते हैं हम लोग नगदी फसल। तो हमारे पास गेहूं हम लोग इसको खाने के लिए यूज करते हैं, हालांकि ठीक है, चावल को भी हम लोग खाने के लिए, गन्ना को भी खाने के लिए और चना को भी खाने के लिए, लेकिन गन्ना जो शुगर केन है उससे हम लोग गुड़ भी बनाते हैं और शक्कर भी बनाते हैं, और इससे हम लोग बायोफ्यूल भी बनाते हैं, तो एथेनॉल, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोसेस है, ये सारे के सारे किससे पॉसिबल है, हमारे गन्ना से पॉसिबल है। तो गन्ना को हम लोग बोल देते हैं कैश क्रॉप, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का। अगले वीडियो में हम लोग इंडस्ट्री के देखेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम लोग जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसके बारे में देखेंगे क्वेश्चन। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।